तो इतिहास का जो जनक है, इतिहास के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स सबसे पहले इतिहास की जो शुरुआत की थी वो हेरोडोट्स ने की थी। इंग्लिश में कहे तो इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। दो क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, दोनों का एक ही आंसर है, हेरोडोटस। अब कोई भी जैसे इतिहास है, इतिहास हम किसे कहेंगे? इतिहास आज से पहले जो भी कुछ हो गया वो सब इतिहास में आता है। जब से सृष्टि अपनी पृथ्वी ये ब्रह्मांड जब से बना है वो सब वहाँ से जहाँ से ब्रह्मांड बना है, पृथ्वी बनी, वहाँ से लेके और आज तक सब कुछ इतिहास है। अभी इतिहास को पढ़ने के लिए पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसे मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भाग इसके बनाए गए ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। इतिहास के 3 भाग है, 3 भाग। तो पहला भाग हो उसका नाम है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक क्या था इसमें, प्राक ऐतिहासिक काल में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट था, इतिहास का जो दूसरा भाग, उसको नाम दिया गया आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो थर्ड पार्ट था इसका वो था ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। इतिहास को मुख्य रूप से इन 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास का जनक हेरोडोट्स। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, जो एसएससी एमटीएस के या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप टी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली पुलिस एग्जाम जो होते हैं दिल्ली पुलिस के, उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का जनक कौन था या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर इतिहास का जनक कहा जाता है। अब इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों से हमें कई साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय काल खंड के बारे में जानकारी मिलती है। 3 भाग है इसके, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनका समय काल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, याद करने की जरूरत भी नहीं है। और इसके बाद का जो आएगा, जिनका मुख्य है, जिनका पूछा जाता है, जैसे कि इस प्राग ऐतिहासिक काल के आगे चल के 3 भाग बनेंगे, उनका पूछा जाता है कई बार कि कितना समय काल था, तो वो आपको बता देंगे। अभी इनका पूछा नहीं जाता, इसलिए इनका कोई याद करने की खास जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ से हमें मिलते हैं क्या? इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनमें हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले या नहीं? तो जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत वो इन तीनों कालखंड में हमें मिले या नहीं मिले? तो पुरातात्विक स्रोत तो हर समय काल में मिलेंगे, या वो प्राक ऐतिहासिक काल में भी थे, आद्य ऐतिहासिक काल में भी थे और ऐतिहासिक काल में भी थे। वो तो तीनों जगह ही थे पुरातात्विक स्रोत। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या है, हम पुरातात्विक स्रोत किन्हें बोलते हैं? दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या है, किन्हें कहते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों का संबंध होता है प्राचीन इतिहास से। अब प्राचीन इतिहास में जो लोग थे वो किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के वहाँ के बर्तन थे, वहाँ के जो प्राणी थे उनका जीवाश्म किस प्रकार के थे, आभूषण, शिलालेख, और
इमारतें, चित्रकारी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही आती है। पांडुलिपियाँ हो गई, जैसे शिलालेख लिखे गए थे, उनके द्वारा अभिलेख लिखे गए थे, वो सभी क्या है, वो सभी पुरातात्विक स्रोत ही तो है, जिनसे हमें उस समय के, उस प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है वो तो प्राक ऐतिहासिक काल में भी मिलेंगे, आधे ऐतिहासिक काल में मिलेंगे और ऐतिहासिक काल में मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों काल में ही आदमियों का, जो मनुष्य था उसका निवास था यहाँ पे। तो कुछ औजार, स्रोत, बर्तन, पांडुलिपियाँ कुछ इसमें इस काल में भी रही होंगी, कुछ यहाँ पे भी और कुछ यहाँ पे भी रही होंगी। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है कि जो पुरातात्विक स्रोत, जो अभिलेख या जो पांडुलिपियाँ, शिलालेख जो यहाँ मिले हैं, क्या ये पठनीय है, यानी क्या उनको पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता। तो जो प्राक ऐतिहासिक काल का मानव था वो बिल्कुल ही असभ्य मानव था। तो इस समय जितने भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो लिखित है, लिखित ही नहीं है, क्योंकि इस समय की जो मनुष्य तो पढ़ना तो दूर, उसे लिखना ही नहीं आता था। अब जिसको लिखना ही नहीं आता वो पढ़ेगा क्या, क्योंकि पढ़ते तो जो आगे आने वाली पीढ़ी थी वो पढ़ती उसका, लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल के मानव को तो लिखना ही नहीं आता था। तो यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिली, तो यहाँ के जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। फिर आते आधे ऐतिहासिक काल। इस आधे ऐतिहासिक काल को ही आधे ऐतिहासिक काल, यहाँ पे जो मानव था उसने लिखना तो आता था उसे, यानी कि यहाँ के जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो शिलालेख अभिलेख मिले हैं, वो लिखित तो है, लिखित तो है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे उन्हें पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जा सकता। उन लोगों ने लिख तो दिए, उनके जो भाव थे उनको उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन जो ऐतिहासिक काल का जो मानव आया या फिर आज का जो मानव, उसे आज तक भी वे पढ़े नहीं गए। इसका सीधा सा उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लिखना तो आता था, लेकिन वो क्या लिख के गए हैं क्या नहीं ये पढ़ा नहीं जा सका, वो आज तक भी पढ़े नहीं जा सके हैं कि उन्होंने क्या लिखा था, किस प्रकार से लिखा था उसको। फिर आती ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो मानव था उसे लिखना तो उसने आधे ऐतिहासिक काल में सीख लिया था। तो यहाँ के जो अभिलेख, जो शिलालेख मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, वो लिखित तो है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, ये तीन काल थे मुख्य मुख्य इतिहास को, इन्हीं तीन कालखंडों में बांटा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपको बता दिया पुरातात्विक स्रोत तो तीनों ही कालखंड में मिले थे, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल के जो स्रोत हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। फिर आते आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत लिखे तो गए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसका उदाहरण सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में ही आती है। फिर आती ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत है वो लिखित भी है और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस फर्स्ट पार्ट से, प्राक ऐतिहासिक काल से। प्राक ऐतिहासिक काल से, इस प्राक ऐतिहासिक काल को भी आपको बता दूँ। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक को इंग्लिश में बोला जाता है प्री, ऐतिहासिक को बोला जाता है हिस्टोरिक और काल को बोला जाता है पीरियड, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राक ऐतिहासिक काल था, इसमें लोगों ने जो अपने औजार बनाए वो सभी औजार पत्थर के बनाए। जितने भी औजार थे उनके सब के सब पत्थर के थे मोस्टली, इसलिए पत्थर के हथियार या औजार होने के कारण इसको कहा गया पाषाण काल, क्योंकि पत्थर को ही एक अलग नाम से बोला जाता है पाषाण, पत्थर को पाषाण भी बोला जाता है, इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को नाम दिया गया पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज, स्टोन एज पीरियड, स्टोन एज पीरियड, पाषाण काल। अब ये जो पाषाण काल था इसको भी इतिहास की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है पाषाण काल या प्राक ऐतिहासिक काल को।
वे थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखना आप। जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। जो सेकंड पार्ट है प्रागैतिहासिक काल का वो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और जो थर्ड पार्ट है इसका, जो तीसरा भाग है प्रागैतिहासिक काल का वो है नवपाषाण, नवपाषाण काल। एक बात आप यहाँ पे याद रखना, जब नवपाषाण काल की स्टार्टिंग हुई थी तो जो मानव था, जो अपना प्राचीन मानव था, उसने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज करने के कारण उसने जो अपने औजार थे वो पत्थर से बनाने की बजाय तांबे से और पत्थर से दोनों से मिला के बनाने लगा था, वो तांबे से भी और पत्थर से भी। इसलिए नवपाषाण काल का एक दूसरा नाम दिया गया ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि तांबे और पत्थर से जो औजार बनाए गए जिस कारण इसका नाम दे दिया गया ताम्रपाषाण काल। अब इनका जो समय काल है वो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आज से 25 लाख, यानी कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका जो समय माना गया है पूरा पाषाण काल का। 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय काल था वो पूरा पाषाण काल में आता है। फिर मध्य पाषाण काल 12,000 ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व से लेके और 5,000 ईस्वी पूर्व तक, 5,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो किस में आता है, आता है मध्य पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल, इसकी जो टाइम पीरियड था वो था 5,000 ईस्वी पूर्व से लेके 3,000 ईस्वी पूर्व तक। ये जो समय पीरियड है ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि पूरा पाषाण काल का समय काल कब से कब तक था। तो 25 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल, फिर 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और 5,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ही ताम्रपाषाण काल भी बोला जाता है। ठीक है। जो मानव था, जो प्राचीन मानव था, उसने अपना सबसे लंबा जो पीरियड बिताया वो इसी पूरा पाषाण काल में बिताया। मानव ने सबसे लंबा समय यहीं बिताया था, सबसे लंबा समय मानव ने इसी पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। बाकी सब जगह इतना नहीं बिताया जितना पूरा पाषाण काल में बिताया था मानव ने, सबसे लंबा समय यहीं बिताया। अब मानव की शुरुआत कैसे हुई, हमने काल तो बता दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन मानव का उदय सबसे पहले किस स्थान पे हुआ था, सबसे पहले मानव आया कहाँ पे था, इस पृथ्वी के ऊपर। तो मानव जो है, जो प्राचीन मानव था वो सबसे पहले आया था अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में मानव का जो उदय हुआ था वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। इसलिए अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। मानव सभ्यता का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और सभ्य मानव का पालना, क्योंकि मानव जो यहाँ पे आया था अफ्रीका के अंदर, ये मानव असभ्य मानव था, असभ्य मानव, सभ्य नहीं था। ये जो मानव अफ्रीका में आया था ये असभ्य मानव था। मानव आ तो गया था अफ्रीका में लेकिन असभ्य मानव था। ऐसे ही कच्चा मांस खा लेना, पशुओं का शिकार करना,
इस प्रकार ये बिल्कुल ही असभ्य तरीके से अपना जीवन यापन करता था। फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है सभ्य मानव की सभ्यता का पालना, तो वो आ जाता है एशिया महाद्वीप। ये आप याद रखना कि मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका महाद्वीप और सभ्य मानव की सभ्यता का पालना मतलब जो एशिया में जो मानव आया था वो सभ्य हो गया था। उसने आग जलाना सीख लिया था, कृषि करना, यह सब कुछ उसने सीख लिया था, पशुपालन वगैरह था। इसलिए मानव सभ्यता जो का पालना अफ्रीका महाद्वीप और सभ्य मानव का जो पालना है वो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, ये जो पुरापाषाण काल का जो मानव था ना, ये खानाबदोश टाइप का था। किस प्रकार का था ये था खानाबदोश। इस खानाबदोश को कहा जाता है खाद्य संग्राहक। ये जो मानव था ये खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य भोजन का ये संग्रह करके रख लेता था। जो जानवर थे, क्योंकि कृषि करना तो इसे आता ही नहीं था, तो ये क्या करता, जो पशु थे उनको मार के उनका जो मांस वगैरह जो था उसका संग्रह कर लेता था। खानाबदोश प्रकार का ये मानव था, खाद्य संग्राहक मानव था। और यहाँ पे जो मानव था ना उसे आखेट कहा जाता था। आखेट अपना जो खाना जो बनाता था, एक खाद्य का जो संग्रह करता था, ये किस प्रकार करता था, आखेट के द्वारा करता था। किसके द्वारा? आखेट। अच्छा है आखेट। आखेट का जो अर्थ होता है, अर्थ इंपोर्टेंट है, इसका अर्थ होता है इसका शिकार करना। आपसे पूछेगा कि किस काल का मानव आखेट प्रकार का मानव था, यानी कि शिकारी प्रकार का मानव था, तो वो था पुरापाषाण काल का। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। वो डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से किस काल का जो मानव था वो आखेट प्रकार का मानव था, यानी कि शिकार टाइप का मानव था, तो वो था पुरापाषाण काल का। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। पुरापाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो थी आग की खोज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो आप इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि आग की खोज किस काल में शुरू हुई थी। आग की खोज तो जो पुरापाषाण काल में था वो खत्म होने की कगार पे था। उस टाइम पे आग की खोज जो थी वो मानव ने सीख ली थी। पत्थर वगैरह से, वो पहाड़ी वगैरह से आ रहा था तो पत्थर नीचे सूखी घास थी तो पत्थर वगैरह के टकराने से उस घास में आग लग गई। आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है मानव की। आग की जो खोज है, इसलिए इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दिया मैंने, इसको तो आप रट्टा मार लेना चाहिए कि आग की खोज किस काल में की गई थी, पुरापाषाण काल में की गई थी। अब आता है मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल से बस इतनी ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने लायक कुछ चीज़ थी। अब स्टार्ट करते हैं मध्यपाषाण काल। अब देखिए मानव यहाँ पे जो पुरापाषाण काल का जो मानव था ये आखेट प्रकार का मानव था, यानी शिकारी टाइप का मानव था। ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक इसने शिकार किया। तो जाहिर सी बात है कि जो पशु थे जिनको शिकार करता था उनकी तादाद कम हो गई होगी। अब कम हो गई होगी तो उसे उन्हें मारने के लिए छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग उसे करना पड़ता होगा। तो उसने मध्यपाषाण काल में आकर के छोटे हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। छोटे और नुकीले हथियार जो थे वो बनाने इसने यहाँ पे शुरू कर दिए। छोटे हथियारों को बोला जाता है माइक्रो। छोटे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में? माइक्रो। और हथियार के लिए यूज किया जाता है लिथ, LEITH, लिथ, माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ प्रकार का जो मानव था वो कौन सा था? वो था मध्यपाषाण काल का। कारण बता दिया आपको कि 25 लाख से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक उसने क्या किया? शिकार। पशुओं की संख्या कम हो गई। अब कोई चीज़ कम हो गई तो उसके लिए हमें बिल्कुल स्टिक निशान ना लगाने की जरूरत होती है उसे मारने के लिए। तो उसने छोटे और नुकीले हथियार बनाए। छोटे और नुकीले हथियार, इसलिए छोटों के बोला जाता है माइक्रो और हथियार बोला जाता है लिथ। माइक्रोलिथ प्रकार के हथियार जो थे वो मानव ने मध्यपाषाण काल में बनाने शुरू किए। और इसी मध्यपाषाण काल में उसने अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था।
भी अंत्योष्टि क्या होती है, यानी कि दाह संस्कार वगैरह जो था, मिट्टी में दबाना या फिर आग में जला देना, इस प्रकार जो अंत्योष्टि कार्यक्रम था वो मध्य पाषाण काल में मानव ने सीख लिया था। तो मध्य पाषाण काल ज़्यादा खास नहीं है, एक तो इसका समय पीरियड 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक ये समय काल रहा था। फिर इसमें पूछा जाता है माइक्रोलिथ प्रकार का मानव किस काल में आया, तो मध्य पाषाण काल में था। बस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका वो इंग्लिश में पूछता है, ये भी नहीं देता छोटे, वो इंग्लिश में पूछता है कि माइक्रोलिथ प्रकार का जो मानव था उसका उदय किस काल में, और मोस्टली बच्चे इसमें नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल क्लिक कर देते हैं, जो गलत है। माइक्रोलिथ जो था वो मध्य पाषाण काल में आया था। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम किया था, इसने अंत्योष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हमारा नव पाषाण काल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नव पाषाण काल जो है वो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो नव पाषाण काल ही अपना। जितने भी महत्वपूर्ण खोज हुई वो सब यहीं पे शुरू हुई थी नव पाषाण काल में। जैसे जो सबसे एक ही खोज बताई जो सबसे महत्वपूर्ण थी मैंने आपको, कि आग की खोज वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अब आता है नव पाषाण काल। इस नव पाषाण काल का जो मानव था, यहाँ आते आते उसने अपना स्थायी आवास उसने बनाना शुरू कर दिया था। स्थायी आवास अपना शुरू कर दिया था। आवास, स्थायी आवास जो था उसने शुरुआत कर दी थी नव पाषाण काल में। कोई आवास स्थायी आवास करेगा तो उसके पास आसपास जो रहने के लिए स्थान है वहाँ पे उसने क्या किया कि कृषि करनी शुरू कर दी। कुछ घास वगैरह थी उसने उसको काट कर खाया, तो उसने देखा कुछ दिन बाद वहीं पे वो घास दोबारा से आ गई, तो उसके रहने के लिए स्थायी आवास उसने बना लिया। साथ ही खाने के लिए उसे वहाँ पे भोजन में मिल गया, जिस कारण उसने वहाँ पे मतलब कृषि की शुरुआत कर ली थी, क्योंकि वो घास जो थी आसपास उसे पाड़ करके खा जाता, तो कुछ दिन बाद वहाँ पे दोबारा से वो घास आ जाती, जिस कारण माना जाता है कि जो कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो भी नव पाषाण काल में ही हुई थी। अब आवास स्थायी बना लिया उसने अपना, कृषि करने लग गया, तो पशु जो था, कुत्ता जो होता है वो सबसे वफादार पशु होता है, वो कुत्ता जो था वो उसके साथ रहने लगा। क्योंकि पहले कुत्ता यहाँ पे था, कृषि करता, कुछ मांस वगैरह कुछ बच जाता वो उसको डाल देता, कुछ खाने में रोटी वगैरह वो उस कुत्ते को डाल देता, तो कुत्ता अपना जो था वो उसी आवास जहाँ पे वो रहता था उसके आसपास रहने लग गए। इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे पहले उसने जो अपना पालतू पशु बनाया था वो किसे बनाया, कुत्ता को। तो कुत्ता वफादार होता है, एक बार रोटी घेर दे तो बस वो फिर उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। तो कुत्ता जो था उसने उसे अपना पालतू पशु बनाया सबसे पहले। ये जो कृषि थी, कृषि के बारे में दो तीन बातें हैं जो एक चीज़ और कृषि पे बाद में आएंगे, उससे पहले आप एक और महत्वपूर्ण खोज हुई थी यहाँ पे, वो थी पहिए की खोज। पहिया की खोज, पहिया की खोज, पहिया की खोज मोस्ट इम्पोर्टेंट खोज थी। ये तीन जो खोज मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो थी पहिया की खोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहिए की खोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है नव पाषाण काल में। दूसरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट कृषि की खोज, किस काल में, नव पाषाण काल में। कृषि से रिगार्डिंग एक दो फैक्ट और है वो आपको और बता दूंगा मैं अभी। और जो थर्ड जो खोज थी वो थी आँख की खोज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हुई थी पुरा पाषाण काल में। पहिए की खोज हुई थी नव पाषाण काल में और कृषि की खोज हुई थी नव पाषाण काल में। ये दो, कृषि और पहिए की खोज हुई थी नव पाषाण काल में और आँख की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में। इनको रट्टा मार लेंगे, तीनों खोज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसी स्थान पर नव पाषाण काल के अंदर ही उसने मर्त भांड यहाँ पे मिले हैं, यानी कि अब अनाज कृषि करने लगा तो उसे संग्रह करेगा किसी बर्तन वगैरह में, मिट्टी के बर्तन वगैरह में, वहाँ उसे रखेगा भर के उसको। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी मर्त भांड की। मर्त भांड, मर्त भांड या मर्त भांड को बोला जाता है मन का, जो मिट्टी का जो घड़ा होता था तो उसको ऊपर उठा के, यानी नीचे से उठा के और लंबाई में उसे ऊपर तक बना के ऊपर से गोल कर देते हैं, तो एक मन का टाइप का बन जाता है, इसी को मर्त भांड या मन का कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज भी यहीं पे हुई थी। अब कृषि के बारे में पूछा जाता है, कृषि खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी। मैं आपको एक मिनट
यहाँ पे बता देता हूँ आपको कृषि के बारे में। जो मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। कृषि की खोज नवपाषाण काल में। ठीक है, ये कृषि की खोज नवपाषाण काल में शुरुआत कब हुई इसकी? सबसे पहले कृषि किस साल में की गई? तो ये की गई थी 7000 BC, 7000 ईस्वी पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, BC, ईस्वी पूर्व। ठीक है, स्थान, सबसे पहले कृषि का जो स्थान था वो कहाँ हुआ? किस स्थान पर कृषि हुई? मेरगढ़। मेरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में मेरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, मेरगढ़ में भी किस स्थान के ऊपर? सुलेमान और किरधार पहाड़ियों के बीच में। कौन सी पहाड़ियों के बीच में? सुलेमान, ये दो पहाड़ियाँ थी मेरगढ़ में, एक सुलेमान और एक थी किरधर। सुलेमान और किरधर, ये पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। मेरगढ़ में भी किस स्थान पे? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। किस चीज़ की कृषि हुई थी सबसे पहले? वो हुई थी गेहूं और जौ की। गेहूं वह जौ की खेती जो थी वो सबसे पहले हुई थी। ठीक है, कृषि के बारे में ये क्वेश्चन जो है ये पूछता है कई बार। ये तो पूछता है कि कृषि की खोज किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। इसी के साथ जो एग्जामिनर पूछता है कृषि सबसे पहले किस स्थान पे की गई थी, अगर स्थान पूछ ले तो आ जाएगा मेरगढ़। मेरगढ़ में भी कहाँ पे? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। कब की गई थी? समय पूछ ले तो 7000 ईस्वी पूर्व की गई थी। किस चीज की कृषि मानव ने सबसे पहले की थी? तो गेहूं और जौ की कृषि, गेहूं और जौ की खेती मानव ने सबसे पहले शुरू की थी। जो होमो सेपियंस जो बोला जाता आधुनिक मानव की जो शुरुआत हुई थी वो इसी नवपाषाण काल में हुई थी। आधुनिक मानव जो है, आज का जो सभ्य मानव, उसकी शुरुआत इसी नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि उसने आवास बना लिया था अपना स्थायी रहने के लिए, कृषि शुरू कर दी थी, पशु रखने लग गया था, कुत्ता जो पालतू पशु था उसे रखना स्टार्ट कर दिया था, पहिए की खोज हो गई थी, आग की खोज पहले हो चुकी थी। यानी नवपाषाण काल का जो मानव था सभ्य तरीके का मानव बन चुका था। कृषि 7000 ईस्वी पूर्व कहाँ पे? स्थान मेरगढ़। मेरगढ़ में भी कहाँ पे? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। किसकी की कृषि सबसे पहले की थी? गेहूं और जौ की कृषि। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। तो दोस्त ये था हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट था अपना। इसमें हमने इसका जो इतिहास के जो 3 पार्ट थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनका यहाँ पे वर्णन किया, इनका देखा। और प्राग ऐतिहासिक काल के जो 3 भाग थे उनको यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपनी उसमें हम पढ़ेंगे इसका जो इतिहास अपना, इसका धात्विक आधार जो था इसके, ये जो इसका अभी हमने इतिहास को जो बांटा है 3 कालखंडों में, ये टाइम पीरियड के अनुसार बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, और टाइम पीरियड में भी किसके आधार पर? जो वहाँ पे मिलने वाले पत्थर थे उसके आधार के ऊपर बांटा है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें बताएंगे कि ये धातुओं की इन समय काल में जो मिलने वाली धातुएं थी उन धातुओं के आधार के ऊपर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अपनी उसमें देखेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।